कैसा हो अगर दुनिया का भविष्य अमेज़न के घने जंगलों के बीच तय हो। आज हम बात करेंगे COP30 की। ये ब्राजील में हुआ एक बहुत ही अहम क्लाइमेट समिट था और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया के बड़े नेता सच में हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए एक साथ आ पाए। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो क्या COP30 भी बड़ी बड़ी बातें और खोखले वादों का एक और इवेंट बनकर रह गया, या अमेज़न के दिल में सच में कुछ ठोस नतीजा निकला? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरे बड़े टॉपिक को हम समझेंगे कैसे। देखिए, हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम अमेज़न समिट से शुरू करेंगे और फिर भारत के जरूरी रोल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माहौल को समझते हैं। COP30 सिर्फ कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इसकी लोकेशन अमेज़न के किनारे अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था। और सवाल यही था कि क्या इस बार वादे असल एक्शन में बदलेंगे। देखिए, अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। ये ग्लोबल क्लाइमेट को स्थिर रखने में इतना जरूरी रोल निभाता है। और ठीक वहीं दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए थे, मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। इस समिट का जो गाइडिंग प्रिंसिपल था वो था मुतीराओ, एक ब्राजीलियन शब्द जिसका मतलब होता है मिलकर कोशिश करना। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं था, ये एक मिशन था। मतलब लक्ष्य सिर्फ वादे करना नहीं, बल्कि उन वादों को जमीन पर उतारना था। अब COP30 को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये जो क्लाइमेट की बातचीत होती है, ये अचानक से नहीं होती, इसके पीछे दशकों का इतिहास है। तो चलिए जल्दी से उस बुनियाद को समझ लेते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी का सफर काफी लंबा और घुमावदार रहा है। 1992 के रियो समिट से, जिसने पहली बार दुनिया को एक साथ लाया, 2015 के ऐतिहासिक पेरिस एग्रीमेंट तक, हर कदम ने COP30 के लिए स्टेज तैयार किया। तो ये जो हम COP मीटिंग्स के बारे में सुनते हैं, ये आती कहां से हैं? ये सब होती हैं UNFCCC के अंडर, जो कि 1992 में साइन किया गया एक तरह का ग्लोबल क्लाइमेट क्लब का संविधान है। और COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, वो जगह है जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और NDCs क्या हैं? इन्हें आप हर देश का अपना अपना क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये पेरिस एग्रीमेंट का दिल है, क्योंकि यही दिखाते हैं कि हर देश क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्या करने का वादा कर रहा है। तो इस सारी बैकग्राउंड के साथ चलिए अब बात करते हैं इस समिट के असली नतीजों की। क्या COP20 से वाकई कुछ हासिल हुआ, या ये भी बस बातचीत का एक और दौर था? चलिए एक बड़ी जीत से शुरू करते हैं, जंगलों की कटाई। COP30 में इस पर सिर्फ बातें नहीं हुई, एक साफ सुथरा रोड मैप बनाया गया। और हां, पैसे की भी बात हुई। TFFF नाम की एक नई फाइनेंस फैसिलिटी शुरू की गई, जिसका लक्ष्य है जंगलों को बचाने के लिए $125 बिलियन जुटाना। यह सच में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम था। पर देखिए, हर मुद्दे पे इतनी आसानी से सहमति नहीं बनी। और सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल मुद्दा कौन सा था? हमेशा की तरह फॉसिल फ्यूल्स का। सोचिए, एक तरफ थे 80 से ज्यादा देश जो कह रहे थे कि फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से फेज आउट यानी खत्म करो, और दूसरी तरफ थी भारत और चीन जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? एक समझौता। फेज आउट की जगह ट्रांजिशन अवे शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब सुनने में ये बस शब्दों का हेरफेर लग सकता है, लेकिन क्लाइमेट डिप्लोमेसी की दुनिया में इन शब्दों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉसिल फ्यूल्स पर यह लड़ाई असल में एक और गहरी लड़ाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। ये लड़ाई थी पैसे की और बदलते हुए जियोपॉलिटिकल पावर की। और यहीं पर असली तनाव सामने आया। और यहां सबसे जरूरी बात यह है, क्लाइमेट फाइनेंस कोई चैरिटी नहीं है, ये एक कानूनी जिम्मेदारी है। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 9.1 साफ साफ कहता है कि जिन विकसित देशों ने इतिहास में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, उन्हें विकासशील देशों की मदद करनी ही होगी। ये ग्लोबल साउथ के तर्क का आधार है, और ये एक बहुत मजबूत तर्क है। और अब हम जिस रकम की बात कर रहे हैं वह हैरान करने वाली है। नया टारगेट है 2035 तक हर साल $1.3 ट्रिलियन। मैं फिर से कहती हूं, $1.3 ट्रिलियन हर साल। इससे पता चलता है कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए कितने बड़े निवेश की जरूरत है। इस गैप को जरा ठीक से समझने के लिए इन आंकड़ों को देखिए। पुराने वादे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और भविष्य का लक्ष्य, इनके बीच की खाई को देखिए। ये खाई नहीं, एक गहरी घाटी है, और यह साफ दिखाता है कि हमारे सामने कितना बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज है। COP30 में एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जियोपॉलिटिक्स का। 3 दशकों में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं भेजा। इस गैर मौजूदगी से जो पावर वैक्यूम बना, उसे भरने के लिए ब्रिक्स देश ब्राजील, भारत और चीन आगे आए और फाइनल एग्रीमेंट को एक ऐसा आकार दिया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। और जब पावर शिफ्ट की बात हो ही रही है, तो चलिए भारत पर फोकस करते हैं, जो COP30 में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा। भारत ने खुद को सिर्फ एक विकासशील देश की तरह नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडर और एक मजबूत आवाज के तौर पर पेश किया। तो भारत का स्टैंड क्या था? आसान शब्दों में कहें तो सब कुछ बराबरी और न्याय के बारे में था। भारत ने कहा, देखिए, आपको क्लाइमेट संकट पैदा करने में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी माननी होगी और इसे ठीक करने के लिए भुगतान में मदद करनी होगी। उन्होंने लोन की जगह ग्रांट बेस्ड फाइनेंस की मांग की और ट्रेड बैरियर्स का भी विरोध किया। और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत सिर्फ मांगे नहीं कर रहा था, वो अपने देश में भी बड़े कदम उठा रहा है। ये उसके अपडेटेड राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। भारत एक तरह से कह रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, अब आपको भी अपना काम करने की जरूरत है। और ये सब कुछ भारत के सबसे बड़े क्लाइमेट गोल की तरफ जा रहा है, 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल करना। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और ये भविष्य का वो विजन है जिसके लिए भारत काम कर रहा है। तो आखिर में हम इस बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं
COP30 ने हमें दिखाया कि दुनिया में पावर का संतुलन बदल रहा है, लेकिन उसने उन गहरी दरारों को भी उजागर किया जो हमें अब भी बांटती हैं। भविष्य का सवाल यह है, क्या हम एक ऐसा रास्ता खोज सकते हैं जहां बराबरी और अस्तित्व दोनों साथ साथ चल सकें? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब ही हमारे ग्रह का भविष्य तय करेगा।